वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था। और भारत ने चक्रवात डिटवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। और इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान की। चक्रवात डिटवा का उद्भव बंगाल की खाड़ी में हुआ था, जिसका नाम यमन देश द्वारा वहां स्थित एक लेगून के नाम पर रखा गया था। और इस चक्रवात ने श्रीलंका के साथ साथ भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि मेगा शहर ने वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या किससे अधिक है। तो मेगा शहर जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है, यानी कि 1 करोड़ से अधिक होती है, उसे मेगा शहर कहा जाता है। और ये शहर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के वैश्विक केंद्र होते हैं। और इन शहरों में बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और आवास की बहुत उच्च मांग होती है। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति SC व अनुसूचित जनजाति ST के समुदाय के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। और इसके तहत लाभार्थियों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी निर्माता बन सके, यानी कि नौकरी देने वाला बन सके। अगला क्वेश्चन है कि 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की। तो 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दिल्ली ने की है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। और यह पहली बार था जब भारत ने इन खेलों की मेजबानी की थी। और एशियाई खेलों 1982 के बाद यह भारत में आयोजित सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर रॉकेट कार्य करता है। और रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, उस पर आधारित है। और रॉकेट के पीछे से गर्म गैसें तीव्र गति से बाहर निकलती हैं, तो एक क्रिया करती है। तो रॉकेट पर विपरीत दिशा में एक बल लगती है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं, जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों, किस वंश के थे, संगम वंश के, हरिहर और बुक्का ने किया था। और यह साम्राज्य दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। और इसने दक्षिण भारत की संस्कृति व कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गोमती नदी के तट पर जो है अयोध्या स्थित नहीं है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है और जौनपुर है, जौनपुर, इसलिए इसका विकल्प नंबर C राइट आंसर है। और अयोध्या शहर जो है यह गोमती नदी के तट पर नहीं स्थित है, बल्कि सरयू नदी के तट पर स्थित है। जबकि लखनऊ, जौनपुर और लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर जो है मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और द गॉड फादर उपन्यास प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है, ये मारियो पूजो कौन थे, अमेरिकी लेखक थे, उनके द्वारा लिखा गया था। और यह 1969 में प्रकाशित हुआ था, द गॉड फादर। और यह उपन्यास काल्पनिक इतालवी अमेरिकी माफिया परिवार पर आधारित है। बाद में इसी उपन्यास पर आधारित विश्व प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला भी बन गई। अगला क्वेश्चन है कि
वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और प्राचीन भारतीय ग्रंथों जिसे वेद कहते हैं में मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों को समानता की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया गया है, बताया गया है। और वे सभी मनुष्यों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा जैसे मूल्यों पर जोर देते हैं, जो आधुनिक मानव अधिकार का आधार है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये जो है मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घों को सहारा देते हैं, ये इसका गलत है। इसके लिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और पहला ऑप्शन इसमें जो है यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये सही है। दूसरा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को, यह भी सही है। और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया, ये भी सही है। और चार मीनार का निर्माण 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में प्लेग महामारी के उन्मूलन की खुशी में करवाया था। और यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। और यह एक वर्गाकार संरचना है जिसके चारों दिशाओं में भव्य मेहराब हैं। और कथन सी जो है गलत है, क्योंकि इसकी बनावट में मेहराबों द्वारा कमरों की 4 मंजिलों को सहारा देने का विवरण इसके मुख्य वास्तुशिल्प का सही वर्णन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस जो है हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और यह दिन प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया है। और इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और यह घोषणा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। इसके अलावा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो यह जो है विश्व बैंक संगठन है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है कि विश्व बैंक एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया के विकासशील और सबसे गरीब देशों को गरीबी कम करने और अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है। और इस विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। तो यह जो वालवारा है। पृथ्वी के सबसे पहले सुपर कॉन्टिनेंट का नाम वालवारा माना जाता है, जो लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। और इसके बाद कोलंबिया, रोडिनिया, पैजिया और गोंडवाना जैसे अन्य सुपर कॉन्टिनेंट बने। पैजिया लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है कि लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। और यह अपनी शक्तिशाली लय और ढोलक की थाप के लिए जाना जाता है। और पारंपरिक रूप से इसे महिलाओं द्वारा 9 गज की साड़ी पहनकर प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट ट्रोजन वायरस कई सोलर बिट्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। तो यह जो है सनबर्स्ट ट्रोजन था, सनबर्स्ट था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है कि सनबर्स्ट एक घातक ट्रोजन वायरस है जिसे सोलर बिट्स कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से फैलाया गया था। और यह एक सप्लाई चेन अटैक था जिसके जरिए हैकर्स ने दुनिया भर के कई सरकारी और निजी संगठनों के नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच हासिल कर ली थी और डेटा चोरी की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में दिवाली को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। दिवाली या दीपावली को भारत में प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। और यह त्यौहार भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। और यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो है CS लुईस के द्वारा लिखी गई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया 7 काल्पनिक उपन्यासों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसे CM लुईस ने लिखा है और यह बच्चों के साहित्य की एक क्लासिक रचना मानी जाती है और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल जो है यह राइबोसोम होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। करके कोशिका में प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण राइबोसोम में होता है और इन्हीं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इन्हें। और ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज पैलाडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वह शेरी सिंह थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है कि शेरी सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 48वें मिस यूनिवर्स ग्रैंड फिनाले में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और वह एक प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया है? तो वह रूमी दरवाजा से किया है। कहाँ से? रूमी दरवाजा से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आधिकारिक राजचिन्ह में शामिल जुड़वा मछली का प्रतीक लखनऊ की ऐतिहासिक रूमी दरवाजा से लिया है और रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 में नवाब असफदौला द्वारा अकाल राहत कार्य के हिस्से के रूप में करवाया गया था। अगला है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 5 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निशस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि 1896 में महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए किस शहर में एक आश्रम की स्थापना की? तो वह जो है पूना शहर में की थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है कि महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने वर्ष 1896 में पूना, जो कि वर्तमान में पुणे कहा जाता है, में विधवा और बेसहारा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी और वे महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक भी थे और उन्होंने भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र भी है और ढाका जो है यह शहर बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि WTO के वर्तमान अध्यक्ष यानी महानिर्देशक कौन है? तो यह जो है नगोजी ओकोंजो इवेला है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला है और उन्होंने 2021 में कार्यभार संभाला था और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक हैं और उनका दूसरा कार्यकाल 2025 से शुरू हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अपने पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो वह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कहला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे 1987 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य उन पदार्थों जैसे CFCs के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है और जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक रूप से भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किस खेल से मिला है? तो यह जो है फील्ड हॉकी से मिला है, सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक है। कहते हैं कि फील्ड हॉकी में प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कुल 13 पदक जीते हैं जिनमें से 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। 2020 और 2024 ओलंपिक सहित शामिल इसमें किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किए गए थे? तो यह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह 1976 में शामिल किए गए थे। कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। कह रहा है कि दीवारी पाई डंडा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से अहिर यानी कि यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा बुंदेलखंड में घोड़ा नृत्य और धुरिया नृत्य भी काफी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है गुगली एल्मो मार्कोनी ने किया था। कह रहे कि गुगली एल्मो मार्किनो को रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए उन्होंने 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन ने राजसी सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी। और सिजदा का अर्थ सुल्तान के सामने झुककर सलाम करना है और पैबोस का अर्थ सुल्तान के चरणों को चूमना था। इन प्रथाओं का उद्देश्य सुल्तान की शक्ति और सर्वोच्चता को स्थगित करना था। अगला क्वेश्चन है कि पेंटिंग श्री गर्ल्स, जिसे एक प्रमुख पारंपरिक आधुनिकतावादी कार्य माना जाता है, का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है अमृता शेरगिल ने किया था। कह रहा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल द्वारा 1935 में बनाई गई थी। उन्हें भारत की प्रसिद्ध आधुनिकतावादी महिला चित्रकार माना जाता है और इस पेंटिंग में उन्होंने भारतीय महिला के मुख दुख और उनकी गरिमा को बहुत ही प्रभावित ढंग से दर्शाया है। अगला है कि झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम की है? तो जो हरियाणा को हरा करके। कह रहा कि झारखंड की क्रिकेट टीम ने 2025-26 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर अपना पहला खिताब जीता। और इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक किया गया था। और इस प्रतियोगिता में कुल 38 टीमों ने हिस्सा लिया और कुल 141 मैच खेले गए। और झारखंड के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि इस टूर्नामेंट उनका पहला स्वर्ण पदक का स्टाइल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह 1973 में शुरू हुआ था और यह भारत में वन्यजीव संरक्षण की एक प्रमुख पहल है, जिसे बाघों की घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मुरादाबाद शहर है ताम्र बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर दुनिया भर में अपने ताम्र और पीतल के बर्तनों व हस्तलिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बने पीतल के उत्पादों का बड़े पैमाने पर विदेशों में निर्यात किया जाता है। और अन्य विकल्पों की बात करें तो फिरोजाबाद शीशा उद्योग के लिए, मेरठ कैंची उद्योग के लिए और बदाई जरी दर्जोदी उद्योग के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पेज के वेब एड्रेस को प्रदर्शित करता है? तो वह URL है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और यह इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फाइल, वेब पेज या रिसोर्स का एक विशिष्ट पता होता है। और एक URL में प्रोटोकॉल जैसे HTTP, डोमेन नाम और कभी कभी फाइल का पथ शामिल होता है। और यह वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वांछित जानकारी इंटरनेट पर सटीक रूप से कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बिना पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो मिट्टी के बिना पौधों को उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। कह रहे कि मिट्टी के बिना केवल पानी और खनिज पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और इस तकनीक में पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर जलीय घोल में रखा जाता है। और यह विधि उन जगहों के लिए अत्यंत उपयोगी है जहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है या जहाँ मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है।
और इसमें पौधों का विकास पारंपरिक खेती की तुलना में तेजी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो यह जो है भारत को सौंपी गई है। कह रहा है कि भारत को वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता सौंपी गई है और भारत को यह जिम्मेदारी ब्राजील से मिली है, जिसने 2025 में इस समूह की अध्यक्षता की थी। और ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथो इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। और यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों ये था आज का यूपी पुलिस जी के प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।